हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। चौहान वंश हम पढ़ रहे थे। हमने शाकंभरी की यानी अजमेर के चौहान वंश को कवर कर लिया है और आज का हमारा चौहान वंश का लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है रणथंभौर के चौहान और जालोर के दो दुर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। रणथंभौर और जालोर यानी कि सिवाना के बारे में, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करने से जोहर होता है, क्या साके होते हैं। और बहुत फेमस यहाँ के दो शासक रणथंभौर के हमीर देव और जालोर के कान्हड़ देव के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डिटेल में क्या मतलब है, वन शॉट बहुत छोटे वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए लास्ट तक देखना। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन एग्जाम के लिए बहुत कीमती गोल्डन वीडियो है एक तरीके से। ये देखने के बाद आपके एग्जाम के सारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होंगे, हमेशा करेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रणथंभौर और जालोर का चौहान वंश, इससे बाहर कुछ भी नहीं। चौहान वंश के शासक एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके बाद हमारा मेवाड़ खत्म, मारवाड़ खत्म और चौहान खत्म। देन वी हैव टू मूव कछवाहा आमेर की साइड। तो चलिए शुरू करते हैं जालोर और रणथंभौर के चौहान। फर्स्टली वी हैव टू मूव रणथंभौर चौहान वंश। देखो, रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है, राजस्थान के पूर्वी में। यहाँ के शासक हुए थे प्रमुख हमीरदेव चौहान। लेकिन उससे पहले बेसिक इंट्रो आपको पता होना चाहिए कि क्या उसकी स्थापना कौन करते हैं। हमने चौहानों की देखी थी कि अजमेर के शाकंभरी के चौहानों की स्थापना वासुदेव चौहान थे। उसी तरीके से राव सिहा मारवाड़ के थे। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज। 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। तो पृथ्वीराज तृतीय जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसका बेटा अजमेर के साइड उसका बेटा बनता है गोविंदराज। वो बनता है रणथंभौर की चौहान वंश की। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखता है गोविंद राज। ठीक है, गोविंद राज जो है, गोविंद राज 1194 में ये शासक बनता है। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण थे। तो पृथ्वीराज तृतीय का तो उसके उत्तराधिकारी पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः क्रमशः मतलब क्रम से पहले वाल्हण था, उसका उत्तराधिकारी प्रहलादन था और वीर नारायण थे उसके उत्तराधिकारी। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वाघ भट्ट ने भी, यानी कि वीर नारायण के उत्तराधिकारी वाघ भट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी था वाघ भट्ट, वाल्हण तो मारा गया था इल्तुतमिश से संघर्ष के दौरान, प्रहलादन और वीर नारायण बचे थे। तो वाघ भट्ट ने दिल्ली से जो तुर्क अधिकारी भेजे गए थे उससे अपने राज्य को बचाया। उसके पुत्र जत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। यानी जत्र सिंह ने भी बहुत संघर्ष किया नासिरुद्दीन के विरुद्ध। जत्र सिंह वर्सेस नासिरुद्दीन। वाघ भट्ट ने तुर्क अधिकारियों को पैतृक गांव राज्य बचाया। वीर नारायण जो है वो संघर्ष करते हुए मारा गया, इल्तुतमिश से मारा गया वीर नारायण जो था। रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु टैक्स के लिए वो नहीं, उसको टैक्स तो देना पड़ा। हमीर बनते हैं शासक 1282 ईस्वी में। 1282 से 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान शासक बनते हैं। और हमीर ये वही शासक है जिनसे हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय का मतलब होता है यश कीर्ति की। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। वह मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। एक शासक मेवाड़ के शासक को हरा दिया। हमीर देव चौहान बहुत प्रतापी शासक थे। तो आबू यानी कि सिरोही तक का इन्होंने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार, गुजरात वाला क्षेत्र अपना अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। और मेवाड़ के किस शासक को, प्रश्न आएगा, हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? समर सिंह को हराया था। और 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में, ठीक है। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों यानी कि मोहम्मद शाह कहबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी डिफरेंशिएट है। तो जाहिर सी बात है, लड़ाई किसके लिए थी?
क्योंकि उसने क्या किया, मंगोलों को, मंगोल विद्रोह यानी कि जो दुश्मन थे, उस अलाउद्दीन खिलजी के जो दुश्मन थे मंगोल विद्रोही, मोहम्मद शाह और केबरू नाम दिया गया है, मोहम्मद शाह और केबरू को शरण देने से वो नाराज हो गया था और कहा कि उसको भगाओ वरना मैं अटैक कर दूंगा। हमीर ने जब विद्रोही को लौटने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें इसको नहीं देने वाला हूँ, तब खिलजी को थोड़ा गुस्सा आ जाएगा। तब 1299 में 1299 में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। हमीर जीत चुके थे 1299 में, लेकिन 1301 में ये टाइम पीरियड, इसके बाद 1303 में चित्तौड़ पर होता है। 1301 ये चित्तौड़ से भी पहले यहाँ पर जौहर हुआ था। 1301 में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अक्सर युद्ध नहीं जीते जाते जब तक कोई अपना विश्वासघात नहीं करे, तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन हमीर की सेनानायक थी, सुप्रीम कमांडर थे, रणमल और रत्तीपाल को किला का लालच देने का प्रतिबंध मिला लिया। रणमल जी और रतिपाल जी को अपनी तरफ से लालच दिया कि हमारे साइड मिल जाओ, आपको पूरा किला सौंप देंगे, इसका शासक बनाएंगे। वो भी आ चुके थे। इसीलिए कहते हैं विश्वासघात की वजह से कुछ शासक जानबूझकर हरा दिए गए थे। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया। कहते हैं कि ये जल जौहर था, जल जौहर कहा जाता है इसको। जल जौहर का मतलब एक मतलब जल जौहर, जल में नहीं कूद गए थे, एक जल का जौहर है एक तरीके से, अग्नि नहीं लगाई थी, मतलब एक तरीके से जौहर का मतलब अग्नि में एक तरीके से करे, लेकिन जल जौहर तो कूद की छलांग लगा दी थी। किले में हमीर की पत्नी रंगदेवी की नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया 1301 में। हमीर वीर, उदार व शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। हमीर बहुत हठीला था। नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयनचंद्र सूरी। प्रश्न आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। नयनचंद्र सूरी, NSCS नयनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य की रचना करते हैं। जोधराज के हमीर रासो एवं चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी हमें मिलती है। तो हमीर के ऊपर 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। हमीर महाकाव्य लिखा है नयनचंद्र सूरी ने। हमीर रासो लिखा है जोधराज ने लिखा है हमीर रासो। तो नयनचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है। 74 क्वेश्चन इसका आएगा। हमीर रासो किसने लिखा है? जोधराज ने हमीर रासो लिखा है। हमीर रासो जोधराज ने। चंद्रशेखर के हमीर हट हटीला हमीर हट नामक ग्रंथ है चंद्रशेखर का। CS का ग्रंथ चंद्रशेखर का ग्रंथ हमीर हट, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। 3 चीज़ें याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनो आप। इसका अक्सर क्वेश्चन आता है और आपको इसमें दिक्कत कभी भी नहीं होनी चाहिए। पहला बात तो होता है हमीर महाकाव्य, है ना, हमीर महाकाव्य। सेकंड है आपका हमीर रासो और सेकंड है हमीर हटीला, मतलब हट हमीर, जो इसका नाम था हमीर हट। हमीर तीनों में है, एक महाकाव्य, एक रासो है और एक हट है। इसको लिखने वाले तीनों महान महानुभाव जो है अलग है। हमीर महाकाव्य लिखते हैं नयनचंद्र सूरी, इनके द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा जाता है। हमीर रासो लिखा जाता है जोधराज के द्वारा हमीर रासो लिखा जाता है। एग्जाम में आएगा तीनों में से मेल करने का। हमीर रासो किसका है? जोधराज का। हमीर हट है चंद्रशेखर का, CS का, चंद्रशेखर का ग्रंथ हमीर हट है। देखो हट आएगा तो चंद्रशेखर, यानी कि CS भगवान शिव का एक हट, चंद्रशेखर का भी एक है, तो हट है तो हमीर हट। हमीर रासो है, रासो राठौड़, ऐसे रासो से राठौड़ याद रखना, वो भी जोधराज, तो जोधराज। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी इनके ग्रंथ है। हमीर के लिए प्रसिद्ध कहावत है, सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार। सिंह शेर एक बार, सत्पुरुष के वचन और कदली फले एक बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल और हमीर हट ये दूसरी बार नहीं चढ़ते, एक बार ही चढ़ते हैं। जिस प्रकार से एक ही बार कदली फले एक बार, सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट हटे चढ़े दूजी बार। हमीर के बारे में कथन है। इनका नयनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, हमीर रासो जोधराज का और हमीर हट है चंद्रशेखर का। ये है हमीर देव चौहान, रणथंभौर का किला
और यहाँ जौहर होते हैं हमीर हटीले हमीर के नाम से जाने जाते हैं। और हमीर का जो ये सीक्वेंस है, हमीर ने क्या किस तरीके से युद्ध किया और केहबरू के शरण देने के कारण से जौहर हुआ था। और रणथंभौर का शासक गोविंदराज था, तृतीय पुत्र पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके जो तीन उत्तराधिकारी वाल्हन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण जो था उसका संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ। वाल्हन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। उस इल्तुतमिश संघर्ष होता है। वाघभट्ट जो होता है वो तुर्काधिकारियों को अपने राज्य से बचाता है। जत्र सिंह जो है वो नसीरुद्दीन को सेना को हरा देता है, लेकिन टैक्स तो देना पड़ता है उसे। और 1282 से हमीर जो है राज्यारोहण करता है और 1301 में जो है वो मृत्यु हो जाती है। ये है हमीर। और यहाँ रणथंभौर का जौहर स्थली है, जल जौहर के नाम से प्रसिद्ध। जल जौहर रंग देवी ने किया था। अब हम पढ़ते हैं जालोर के चौहान वंश। बहुत बड़ा टॉपिक है रणथंभौर का, लेकिन हमने केवल हमीर को उठाया है। मैं क्योंकि वन शॉट में बेसिकली जो ज़्यादा टॉपिक कवर है, इस ये पढ़ने के बाद आपका जो चौहान वंश है रणथंभौर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि गोविंद राज का, हमीर का एक दो क्वेश्चन अलग आ जाएंगे, लेकिन डिफरेंस यही रहेगा। अब हम जालोर के चौहान की बात करेंगे, सिवाना के दुर्ग की बात करेंगे। चलिए जालोर चलते हैं और पढ़ते हैं हमारे कान्हड़ देव। जालोर का चौहान वंश में शिवज के प्रतापी। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित। दिल्ली से हम गुजरात जाते हैं, दिल्ली से हम क्या जाते हैं, गुजरात जाते हैं। जब दिल्ली से यानी कि उत्तर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो गुजरात वाले मालवा वाले जाने वाले मार्ग पे जालोर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। क्यों आवश्यक कार्य था? प्रश्न आएगा कि शासकों की जालोर में रुचि क्यों थी। आरएस के एग्जाम में पूछा था कि मेवाड़ में दिलचस्पी के कारण। 1857 में पूछते हैं कि अवध में दिलचस्पी क्यों थी अंग्रेजों को। उसी तरीके से जालोर में दिलचस्पी कारण, क्योंकि दिल्ली से गुजरात मालवा तक का सीधा कनेक्शन जालोर से होता था, तो यहाँ पर हर एक शासक इंटरेस्टेड था कि मुझे इसमें शासक करना चाहिए। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। दिल्ली सल्तनत के समय जब दिल्ली सल्तनत थी तो जालोर में सल्तनत जो पीरियड था 1206 से 1526 तक, जब 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है, से लगाकर 16वीं शताब्दी तक, जब 1526 बाबर आता है, तब तक चौहानों का जालोर में शासक रहता है। वो जालोर के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 में इस राजवंश की नींव रखी थी। रणथंभौर का कौन था? रणथंभौर का जो है वो था गोविंदराज। गोविंद राज था, जिसने 1194 में जो है वो ये रखी थी। और 1181 में कीर्तिपाल ने, याद रखना कीर्तिपाल जो है, कीर्तिपाल यहाँ की नींव रखता है। उससे लगभग आप सोचो 13 साल पहले की बात है, जब जालोर में चौहान शासक स्थापित होगा। रणथंभौर बाद की बात है। कीर्तिपाल जालोर में 1181 में रखता है, जिसने 1181 में राजवंश की नींव डाली थी। 1181 में कीर्तिपाल फर्स्ट आएगा। जालोर पढ़ रहे हो तो कीर्तिपाल। रणथंभौर का चौहान पढ़ रहे हो तो रणथंभौर का चौहान पढ़ रहे हो सबसे पहले गोविंदराज 1194 में। अजमेर के शाकंभरी चौहान पढ़ रहे हो तो वासुदेव चौहान। अभी एक दो दिन पहले अभी कल एक एग्जाम हुआ था बीसीआई का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि वाकपति राज के बारे में क्वेश्चन था, जिसने कि जो है वो प्रतिहारों को हराया था, तो वाकपति राज से। जालोर के कान्हड़ देव चौहान 1305 से 1311 का टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं। ये बहुत लेट शासक बनते हैं जालोर के, उससे पहले वो शासक हुए। 1181 में स्थापना हुई, पहला कीर्तिपाल ने स्थापना की थी, लेकिन 1305 से हम 1311 तक पढ़ेंगे। 6 सालों का शासन रहा कान्हड़ देव ने, लेकिन अमर सिवाना के दुर्ग को एक तरीके से कर दिया। कान्हड़ देव चौहान वंश का शासक। कान्हड़ देव जालोर का चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, एक गोल्डन पीरियड मान सकते हैं। उस समय दिल्ली सल्तनत में था अलाउद्दीन खिलजी की सेना गाजियाबाद के आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हड़ देव। सीक्वेंस में सबसे पहले रणथंभौर का जौहर हुआ, सेकंड नंबर पे हमारा चित्तौड़ का हुआ, और 1305 से 11 के बीच में कान्हड़ देव जालोर का होता है। तो कान्हड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ गुजरात आक्रमण के समय। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एल उन मुल्क मुल्तानी को सेना से जालोर भेजा। सेना नायक का नाम है एल उन मुल्तानी। मुल्तानी मिट्टी से नाम है नाम।
ऐन उल मुल्क मुल्तानी, उसका पूरा उसका पिछले का निक नेम उसका है ना मुल्तानी। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं जाता है। तो 1299 में भी वो रणथंभौर पहली बार में सेना नायक को भेजता है, लेकिन वो नई बात बनती है तब 1301 में खुद जाता है। लेकिन वो 1305 की बात है। 1305 में जब 1 में उसने रणथंभौर कब्जाया, 3 में चित्तौड़ पर कब्जा किया और 1305 ईस्वी में मुल्तानी को सेना को जालोर भेजा। मुल्तानी के नेतृत्व में वह कान्हड़ देव को समझा बुझा कर दिल्ली ले आया कि चलो दिल्ली चलो। दिल्ली दरबार का माहौल कान्होड़ के स्वाभिमान के विरुद्ध था कि वहाँ उसको अंततः स्वीकार करनी पड़ी थी कि आप जालोर को हमें दो। कान्हड़ देव दिल्ली दरबार से चला आया। इसके बाद कान्हड़ देव अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। मेरी बात नहीं मानने की उनको पछताना पड़ेगा। नैन्सी ने युद्ध का कारण कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया। हालांकि कुछ ऐसे मानते हैं ना कि यहाँ भी एक लव स्टोरी का सीन आता है। राजस्थान की हिस्ट्री में मूमल की लव स्टोरी, चाहे वो आप बाघा बावरी सॉरी बाघा और इनकी बारवाली दासी की जो है वो आप लव स्टोरी देखो, ऐसी संयोगिता के बारे में देखो, तो ऐसी बहुत सारी थी। तो इस तरीके से एक और जो था पुत्री फिरोजा, कान्हड़ देव का पुत्र था वीरम देव। वीरम देव जो था, वीरम देव चौहान, वीरम देव ऐसा मानते हैं कि सुल्तान की पुत्री थी, सुल्तान की पुत्री थी जिसका नाम फिरोजा था। तो वो उसका वीरम देव को बहुत पसंद करती थी, उसका चेहरा उसे पसंद आ गया था, वीरम देव को वीरम देव से पसंद आ गया था। तो विवाह करने से वीरम देव ने मना कर दिया कि वो मुगलों के साथ तो अपने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। सॉरी, मुगलों के साथ क्या मतलब सल्तनतों के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा। तो कुछ बताते हैं कि इसी कारण से युद्ध होता है, लेकिन नैन्सी मोहम्मद नैन्सी बताते हैं कि नहीं, ये कारण नहीं था। तो किसने इस बात का खंडन किया है? नैन्सी ने इस बात का खंडन किया है कि नहीं, ये गलत है। 1308 में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। सिवाना का दुर्ग पर 1308 में अटैक करता है कान्हड़ देव, सॉरी खिलजी, और उसका नाम खेराबाद रखता है। चित्तौड़ का खिजराबाद रखता है, इसका खेराबाद रखता है। बस ज और रा का डिफरेंस है, खेराबाद और खिजराबाद। तो खेराबाद जालोर का रखा है, खेराबाद रखा। और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रतिनिधि बना दिया गया। 1311 में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कान्हड़ देव की एक सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण, वहाँ का विश्वासघात किया रणमल और रतिदेव ने। रणमल और रतिदेव से कुछ नाम था, उनके विश्वासघात की वजह से हुआ था। रणमल और रति, मैं बताता हूँ, रण और रतिपाल की वजह से हुआ। और यहाँ हुआ बागा की वजह से, सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण यहाँ पर कब्जा कर लिया। और किसको बनाया था वहाँ का सुल्तान जो है वो कमालुद्दीन गर्ग को बनाया है। कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया है, कमालुद्दीन गुर्ग को। कान्हड़ देव को कान्हड़ देव भी मारा गया विश्वासघात कर सरदार बिक्का के कारण, और वो रणमल और रतिपाल के द्वारा चौहान हमीर देव मारा गया। तो इस तरीके से विश्वासघात बहुत घातक चीज़ है। अलाउद्दीन का अधिकार हो गया, कान्हड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर कर लिया। अलाउद्दीन ने जालोर जीत कर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। तो जालोर का नाम जलालाबाद, तो ज से जल आला जालोर जलालाबाद रख दिया। लेकिन सिवाना के दुर्ग का खेराबाद रखा गया है, चित्तौड़ का खिजराबाद रखा था। इसी तरीके से अलग अलग नाम रखता है वो। जालोर का जलालाबाद रखता है और उसका खेराबाद रखता है। क्या सीक्वेंस रहा कान्हड़ देव का? 1305 में शासक बनते हैं। 1305 में ही सेना नायक ऐन उल मुल्तानी के नेतृत्व में जो है अलाउद्दीन खिलजी जालोर भेजता है। 1305 में शासक बनता है कान्हड़ देव, और उसी टाइम 1305 में वो भेजता है, समझा बुझा कर दिल्ली ले जाता है। लेकिन 1305 में वो मानता नहीं है तो वापस आ जाता है। उसी दौरान जो है वो लव स्टोरी कुछ वो नैन्सी बताते हैं कि नहीं, वीरम देव और फिरोजा की लव स्टोरी का मैटर नहीं था, बात कुछ अलग थी। सिवाना पर अधिकार, कुछ सामरिक महत्व, कुछ व्यापारिक कारण बताते हैं। तो सिवाना पर अधिकार करता है 1308 में। 5 में उसको दिल्ली लेकर चलता है, लेकिन अटैक 5-8 में करता है। एक्चुअली जौहर उसमें 1301 3 दिन 1308 की टाइम है। 1311 में जालोर पर घेरा डालने सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। कान्हड़ देव ने एक दैया बिक्का के कारण जो विश्वास अधिकार कर लिया, कान्हड़ देव लड़ता हुआ मारा गया। 1311 की बात है। 1301 में हमारा रणथंभौर का होता है। 1303 में चित्तौड़ का होता है, चित्तौड़ का ये रणथंभौर का। और 1311 में जालोर का सिवाना का जो बात है वो है, जालोर का रखता है जलालाबाद और सिवाना का रखता है खेराबाद। 1311 ईस्वी में जो मारा जाता है। 1305 से स्टार्टिंग करता है वो खिलजी मुल्तानी के नेतृत्व में, लेकिन 8 में जाकर वो उस पर क्या करता है, 1308 में जाकर जो है वो सुल्तान ने सिवाना पर अधिकार कर दिया। प्रश्न आएगा सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार 11 में नहीं 1308 की बात है। 1308 में अधिकार कर दिया।
कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाता है, कमालुद्दीन गुर्ग को, और 1311 ईस्वी में वो उसका बिक्का के विश्वासघात के कारण जो है वो जोहर किया जाता है यहाँ पर। ये है सिवाना का दुर्ग, जालौर में बहुत ब्यूटीफुल जो है। ये तो कोई पिक्चर है शहजादी फिरोजा की और विरमदेव सोनगरा की। ये जो रानी थी, ये सॉरी शहजादी थी फिरोजा, ये इसको बहुत पसंद करती थी विरमदेव को। शादी के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि वो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं माना विरमदेव, तो ये भी एक कारण माना जाता है। तो ये दोनों का पिक्चर है। और ये जालौर किले के जौहर का इतिहास 1311 की बात है, जब जौहर हो जाता है, कान्हा देव की मृत्यु हो जाती है। 1308 में सिवाना को अटैक करके उसका नाम जो है वो खेराबाद रख लिया जाता है, खेराबाद का हो जाता है, और 1305 से सीक्वेंस होता है। और वो हमने रणथंभौर का पढ़ा था, 1282 से 1301 तक का जो टाइम पीरियड था, 82 से 1301 का, वो रणथंभौर के चौहान का था। रणथंभौर की जो चौहान वंश की स्थापना करने वाला था हमारा जिसने 1194 में स्थापना की थी, उसका नाम जो था गोविंद राज था। 1100 जो तृतीय का पुत्र, और यहाँ 1181, 13 साल का डिफरेंस याद रखना, 13 साल का डिफरेंस, 1181 में स्थापना करता है कीर्तिपाल। यही सीक्वेंस था। और ये 20 मिनट का वीडियो जालौर और रणथंभौर का चौहान वंश मैंने खत्म कर दिया है। और वी हैव टू मूव। आप एक बार अलग से देख लिए रणथंभौर का चौहान वंश, ब्रीफली रैपिड रिवीजन देखते हैं हम 1 मिनट में। गोविंद शासक बनता है 1194 में, इसके उत्तराधिकारी है वालहन प्रहलाद वीरनारायण। फिर 1282 में हमीर बनता है, 1301 तक समर सिंह को परास्त करता है वो, और 1200 जलालुद्दीन खिलजी पर एक तरीके से होता है। 1301 में 1299 में वो भेजता है, आक्रमण करता है, लेकिन तुर्कों को परास्त किया तो 1301 में वापस आता है। रणमल रतिपाल के धोखा देने के कारण, दोगलाबंदी के कारण वो हार जाता है। रंग देवी जोहर करती है, और हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हठ नाम से लिखते हैं हमीर नयनचंद्र सूरी, हमीर रासो लिखते हैं जोधराज, और चंद्रशेखर लिखते हैं हमीर हठ। और उसके बाद में हमने जालौर के चौहान वंश के बारे में देखा। कीर्तिपाल ने 1200, और ये चौहान वंश 1206 से 26 तक जो दिल्ली सल्तनत के पैरेलल चलता रहा। कीर्तिपाल 1181 में स्थापना करता है। और उसके बाद जो है हमारे कान्हड़ देव 1305 से 11 तक बनते हैं। सुल्तान खिलजी के नेतृत्व में मुल्तानी जो है जालौर भेजा जाता है, और स्वाभिमान के विरुद्ध कान्हड़ जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन नैन्सी बताता है कि शादी का कोई कारण नहीं था। 1308 में सुल्तान खेराबाद को अपना बना लेता है, यानी कि मैं कहूँ सिवाना पर अटैक कर लेता है। कमालुद्दीन गुर्ग को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था, ये नाम याद रखना, कमालुद्दीन गुर्ग, है ना। और उसके बाद में बिक्का, सरदार बिक्का 1311 में धोखा देते हैं, वो भी दोगलापंथी करते हैं, उस तरह से वो जौहर होता है। और ये हमने रणथंभौर और जालौर का चौहान वंश 1-2 मिनट में रैपिड रिवीजन हमने कर लिया है। अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे आमेर का कछवाहा वंश लेके आएंगे। चौहान कंप्लीट, मारवाड़ कंप्लीट, मेवाड़ कंप्लीट। थम्स अप भेज देना अगर पसंद आया हो तो, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। कोशिश करेंगे अगला टॉपिक राजवंश का हम वापिस आमेर लेके आएँ, या फिर कुछ राजस्थान का कला संस्कृति का कुछ टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन अब के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।